हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज की क्लास में हम EORO का टेस्ट नंबर करेंगे, टेस्ट नंबर 11। अब से पहले हम 10 टेस्ट कर लिए हैं और आज के टेस्ट में हम नगर पालिका एक्ट है आपका नगर पालिका एक्ट 2009 उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और साथ में ही आपके इंडियन पॉलिटी के जो मौलिक अधिकार से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो करेंगे। तो आज का टेस्ट है हमारा इन दो टॉपिक पर रहने वाला है। ये आपके लिए जो आज की क्लास है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक है क्लास को पूरा देखें और फिर बताएं कि आपको क्लास है वो कैसी लगी। तो चलिए आज हमारा है जो 11वां टेस्ट है उसे स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, कर को स्थगित या समाप्त करने की नगरपालिका के शक्ति के संबंध में उपबंध है वो किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। यानी हमें बताना है कि जो नगरपालिका है उसके पास शक्ति है कर को स्थगित या समाप्त करने की, वो तो किस धारा में दिया हुआ है। धारा 111, 112, 211 और 223। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 112 में। धारा 112 में है कर को स्थगित करने या समाप्त करने की नगरपालिका की जो शक्ति है उसके बारे में बताया गया है। तो धारा 112 में क्या बताया गया है कि जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश के अध्याधीन रहकर ये जो नगरपालिका है वो किसी भी कर को जो जनहित में स्थगित या समाप्त कर सकती है। यानी राज्य सरकार के आदेश जो कि ये सामान्य भी दे सकती है और विशेष भी दे सकती है, आदेश के अधीन रहते हुए नगरपालिका है वो जनहित में स्थगित या समाप्त कर सकती है कर को। तो आपका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन बी यानी धारा 112। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इंडिया पॉलिटिका। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुदेशों में से कौन सा एक लोक नियोजन में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16(1) और 16(2), अनुच्छेद 16(3) और अनुच्छेद 16(3), 4 और 5। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 16(1) और 16(2) है वो लोक नियोजन में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति वो प्रदान करता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 125 के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए और इसमें से हमें दोनों कथन है वो अच्छे से पढ़कर हमें बताना है कि ये है जो कौन सा इसमें से सही दिया हुआ है। कोई भी कर निर्धारण सूची, दस्तावेज, बिल, नोटिस में लेखन की त्रुटि अथवा भूल होने पर अवधि मान्य होगा। करों या वसूलो जाना संपत्ति जो वसूली जाने वाली संपत्ति का हक समझा जाएगा। तो इनमें से मेरे को तो दोनों ही गलत लग रहे हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कोई भी इनमें से सही नहीं है। अब हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमारी नगरपालिका एक्ट 2009 की धारा 125 है वो क्या है। तो आपकी धारा 125 है, धारा 125 में लिखा हुआ है कि कोई भी कर निर्धारण सूची है, उसमें नोटिस हो गया, बिल हो गया या ऐसे ही अन्य किसी भी दस्तावेज में अगर कोई भी त्रुटि है, लेखन में कोई भी त्रुटि है तो उसे अविधिमान्य नहीं होगा। यानी इसमें क्या दिया हुआ कि अविधिमान्य होगा, नहीं अविधिमान्य नहीं होगा। और साथ में ही है ना, ये हमें सुनिश्चित करना होगा कि जो पहचान के प्रयोजन होंगे, जैसे कोई व्यक्ति हो गया, कोई संपत्ति हो गई या फिर वस्तु होगी या परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति होगी, तो उसका वर्णन है वो पर्याप्त रूप से करना होगा, और साथ में ही जो आपका करों का उद्ग्रहण है यानी करों का वसूला जाना, ये देखिए कथन 2 में दिया हुआ है कि करों का वसूला जाना है वो संपत्ति का हक है वो नहीं समझा जाएगा। तो इसमें दोनों ही गलत दे रखी हैं, यहाँ पे है वो अविधिमान्य नहीं होगा और यहाँ पे है वो हक नहीं समझा जाएगा। ठीक है, तो आपके इस हिसाब से दोनों गलत हो गए। धारा 125 में ये दिया हुआ है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन है डी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता, यानी किस मौलिक अधिकार का दावा है वो ब्रिटिश नागरिक नहीं कर सकता। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का, विधि की समता के अधिकार का, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। तो जो भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक है वो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का है के अधिकार का है वो दावा नहीं कर सकता। तो यानी आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत अभिलेख मंगवाने की शक्ति निम्न में से किसको प्रदान की गई है। यानी कौन है वो अभिलेख है वो मंगवा सकता है। नगरपालिका अध्यक्ष को,
नगरपालिका सदस्य को, नगरपालिका अधिकारी को और राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकार अधिकारी होगा उसको अभिलेख मंगवाने की शक्ति होगी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी। मैंने आपको ये पूरा समझाया था, अभिलेख मंगवाने की जो शक्ति के बारे में बताया था, तो आपने अगर पीछे के सारे टेस्ट देखे हैं तो आपको अच्छे से ये याद होगा। तो आप नीचे कमेंट्स करके बताइएगा आपका जो इसका जो अभिलेख मंगवाने की शक्ति है वो किस धारा में दी हुई है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24 है वो बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो अनुच्छेद आपका 24 है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, नई नगरपालिका की स्थापना होने पर उसकी शक्ति का प्रयोग है वो निम्न में से किसके द्वारा किया जाएगा? नगरपालिका अध्यक्ष, नगरपालिका सदस्य, नगरपालिका अधिकारी और राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? इनमें नीचे उपाय दिए गए हैं तो इनमें से पूछा है किन उपायों के द्वारा? कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन जागरण के द्वारा और नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। तो ये तो नहीं हो सकता नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। हाँ, कानून बनाकर है वो अस्पृश्यता को दूर किया जा सकता है। शिक्षा को उन्नति द्वारा यानी शिक्षा को, अच्छी शिक्षा को दिलाकर अस्पृश्यता का निवारण हो सकता है। जन जागरण के द्वारा यानी जन जागृति करके लोगों को जागरूक बना के है वो अस्पृश्यता को मिटाया जा सकता है। तो आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 1, 2 और 3 सही होंगे। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट है वो बिल्कुल सही होगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इस साइड धारा और इस साइड धारा के बारे में बताया गया है, तो हमें बताना है कि कौन सा है वो एक सुमेलित नहीं है। धारा 315 सार्वजनिक कार्यों के निष्पादन के लिए एजेंसी होगी। धारा 309 निदेशक और सहायक निदेशक की नियुक्ति होगी। धारा 127 करों को वसूल करने का कर्तव्य और धारा 280 व्यक्ति को संबंधित नोटिस की तामील। तो इसमें आपका धारा 315 बिल्कुल सही है कि सार्वजनिक कार्यों के निष्पादन के लिए एक एजेंसी होगी। 309 भी सही है, निदेशक और सहायक निदेशक की नियुक्ति होगी। धारा 127 करोड़ को वसूल करने का कर्तव्य भी बिल्कुल सही है, लेकिन आपका धारा 280 है, इसमें ये व्यक्ति को संबंधित नोटिस की तामील ये आपका गलत है, ये धारा 280 में नहीं दिया गया है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है डी। तो अब हम देखते हैं कि अगर व्यक्ति को संबंधित नोटिस की तामील ये 280 में नहीं होगा तो 280 में क्या होगा? तो 280 में होगा कि जो नगरपालिका का क्षेत्र है, नगरपालिका क्षेत्र में जो मृत यानी मरे हुए जो पशु होते हैं उनके शवों को हटाया जाना, मृत पशुओं के शवों को हटाया जाना, ये किस में होगा? ये होगा आपके 280 में। इसमें जो प्रत्येक नगरपालिका होगी वो अपने क्षेत्र में पशुओं के शवों के निपटान हेतु उपयुक्त एवं सुविधाजनक स्थलों की व्यवस्था करेगी। तो 280 में क्या है कि नगरपालिका क्षेत्र में मृत पशुओं के जो शव होंगे उनको हटाया जाना है आपके 280 में। तो इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार है वो क्या होते हैं? इसमें हमें 4 ऑप्शन दिया, इनमें से हमें बताना है कि क्या होते हैं। कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, नहीं भी किए जा सकते हैं, तो ये आपका ए तो होगा नहीं। आगे है प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, नहीं। राष्ट्रपति के होते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, नहीं। इच्छा पर नहीं होते, वो देखते हैं कि कोई जो कि आपातकालीन स्थिति हो उस हिसाब से राष्ट्रपति के द्वारा होती हैं। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, हाँ ये बिल्कुल सही है। अगर कोई देश में आपातकालीन स्थिति है तो उस टाइम है इनको मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कि मजदूरों को बुलाने और उनकी छुट्टी करने के लिए सायरन का प्रयोग करने का कितने रुपए तक के जुर्माना प्रावधान है? यानी अगर मजदूरों को आप बुलाते हो, उनकी छुट्टी करते हो, उस टाइम अगर आप सायरन का यूज करते हो तो आपको जुर्माना लगेगा। वो जुर्माने का प्रावधान है वो कितना है? 2000 से 5000 रुपये, 1000 से 5000 रुपये, 500 से 5000 रुपये और 1000 से 2000 रुपये। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2000 से 5000 रुपये है वो जुर्माने का प्रावधान किया गया है अगर मजदूरों को बुलाने और छुट्टी करने पर सायरन का यूज किया जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार, ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी करवाया था। अनुच्छेद 112 से 115, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 222 से 235 और इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अनुच्छेद 12 से 135 में है वो मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नगरपालिका द्वारा अभिगृहित पशु या पक्षी का विक्रय अथवा नीलामी के कितने दिन तक अगर दावा नहीं हुआ तो वह राशि नगरपालिका फंड में जमा हो जाएगी। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? 90 दिन, 7 दिन, 60 दिन या 180 दिन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर 90 दिन के अंदर अंदर अगर आप दावा नहीं करते हो नीलामी के नगरपालिका से जाके, तो ये जो आपकी राशि है वो नगरपालिका फंड में जमा हो जाएगी। अगर कोई पशु है, पक्षी है, उसका विक्रय हुआ है नीलामी के द्वारा, तो इनमें जो भी राशि होगी वो नगरपालिका फंड में जमा होगी और वो आपका वेट करेंगे 90 दिन तक। अगर आप 90 दिन तक आकर उन्हें सूचित नहीं करते हो कि हाँ ये मेरा पशु था और इसकी जो राशि है ये मेरी है, दावा नहीं करते हो, तो जो आपकी राशि होगी वो नगरपालिका फंड में जमा हो जाएगी। तो कितने दिन के अंदर अंदर? 90 दिन के। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं। संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार और उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मौलिक अधिकार है वो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है पर परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कि अमृत मिशन योजना राजस्थान के कितने शहरों में लागू है। अमृत मिशन योजना है वो राजस्थान के कितने शहरों में लागू है? 29, 500, 39 और 21। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 29। राजस्थान के 29 शहरों में है वो अमृत मिशन योजना लागू है। अब हम अमृत मिशन योजना के बारे में डिटेल से देखते हैं कि अमृत मिशन योजना कब है, कब से शुरू हुई, कितने हमारे शहरों में है और किस हिसाब से है। तो जो आपकी अमृत मिशन योजना है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे है वो कई टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि अमृत मिशन योजना है, अमृत योजना का पूरा नाम क्या है? इसका नाम है अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन। अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन। शहरी परिवर्तन मिशन। अब इसकी बात करें कि इसका शुभारंभ, तो इसका शुभारंभ हुआ था 25 जून 2015। 25 जून 2015। इसमें आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है, जैसे इसका फुल नेम तो हो गया अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन और इसका शुभारंभ पूछ ले 25 जून 2015। एक आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो अमृत मिशन योजना 2.0 है उसका शुभारंभ कब हुआ था? तो उसका शुभारंभ हुआ था 1 अक्टूबर 2021 को। 1 अक्टूबर 2021 को। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद करना है। ठीक है। अब हम बात करें कि ये जो योजना है ये क्यों चलाई गई, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि जो घर पे पाइपलाइन होती है, यानी घरों को जल आपूर्ति के लिए पाइपलाइन से जोड़ना, घरों को जलापूर्ति के लिए पाइपलाइन से जोड़ना, साथ में है वो सीवर लाइन कनेक्शन देना, सीवर कनेक्शन करना। ठीक है, ये दोनों इसके इम्पोर्टेंट उद्देश्य थे। ठीक है। अब ये देखें कि ये और क्या कार्य करता है, इसने क्या कार्य के लिए ये इनका उद्देश्य था। एक था कि जो पुराने जल निकाय हैं उनका कायाकल्प करना, यानी उनका पुनर्निर्माण करना। ठीक है, कायाकल्प करना। और इसका क्या था, जो पार्क हो गई, खुली जगह हो गई, वहाँ पे पौधारोपण करना। पार्क हो गई, कोई खुली जगह हो गई तो वहाँ पे पौधारोपण करना। ठीक है। और साथ में इंटरनेट तथा वाईफाई सुविधा भी इसी योजना में उपलब्ध कराई गई। और इस योजना में अगर हम बजट की बात करें तो बजट है वो कितना निर्धारित किया गया था? ये किया गया था 50,000 करोड़। 50,000 करोड़ जो इसका बजट है वो निर्धारित किया गया था। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट्स हैं। वो क्या है कि इसमें जो भारत के हैं, अब राजस्थान के तो हमने इस क्वेश्चन में देख लिया कि राजस्थान के कितने जिले आते हैं इसमें, और भारत के इसमें 500 शहरों को शामिल किया गया था। 500 शहरों को शामिल किया गया था। राजस्थान के आपसे पूछ ले कि राजस्थान के कितने शहरों को शामिल किया गया था, तो राजस्थान के 29 शहरों को शामिल किया गया था। अब आपसे 29 के 29 शहर तो पूछे नहीं, इनमें से हाँ ये पूछा जा सकता है 29 शहरों में से कि इसमें 1 लाख से अधिक जनसंख्या,
1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने शहर थे? जनसंख्या वाले शहर, तो जो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर हैं वो है 28 शहर। राजस्थान में कितने शहर हैं? 28 शहर है। टोटल 29 हैं, उनमें से 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 28 शहर है। अब 1 लाख से कम जनसंख्या वाला पूछ ले तो ओनली फॉर एक झालावाड़ है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि 1 लाख से कम जनसंख्या वाले कितने शहर है और कौन सा शहर है? तो एक ही शहर है, वो भी कौन सा है? झालावाड़ है। 1 लाख से कम जनसंख्या वाला, 1 लाख से कम जनसंख्या वाला कौन सा है? झालावाड़ है। और इसमें आपसे और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? जैसे राजस्थान में 29 शहर हो गए, 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले 28 शहर, 1 लाख से कम जनसंख्या वाला ओनली झालावाड़। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो जिला मुख्यालय है, जिला मुख्यालय में कितने जो आपके शहर आ जाएंगे? तो इसमें है वो आपके 23 शहर आते हैं। 23 शहर आते हैं, तो ये आपसे नहीं पूछा जा सकेगा जैसे अजमेर, कोटा, अलवर, उदयपुर, भरतपुर, बारां, बीकानेर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, झालावाड़, ऐसे करके 23 शहर आते हैं, तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। हाँ, आपसे अन्य शहर पूछे जा सकते हैं कि अन्य कौन कौन से शहर है इसमें जो शामिल है। तो उनमें अन्य में कौन कौन से आएंगे? अन्य जो आपके अन्य शहर है उनमें आपके आएंगे, और ये आपको जैसे ऑप्शन में 4 ऑप्शन करके दे सकते हैं कि इनमें से कौन सा जो शहर है जो अन्य शहर में आते हैं, यानी जिनका जिला मुख्यालय नहीं है, तो वो आपकी होएगी हिंडौन सिटी। एक तो आपकी होएगी हिंडौन सिटी, दूसरी आपका होगा किशनगढ़, एक आपका हो जाएगा किशनगढ़, और एक आपका सुजानगढ़, ब्यावर और भिवाड़ी और गंगापुर सिटी। तो ये आपके शहर हैं जो अन्य शहर है, यानी यहाँ पे जिला मुख्यालय स्थित नहीं है, बिना जिला मुख्यालय के जो आपके शहर हैं जहाँ पर अमृत योजना है वो चलाई गई है। तो वो कौन कौन से? हिंडौन सिटी, किशनगढ़, सुजानगढ़, ब्यावर, भिवाड़ी और गंगापुर सिटी, यानी 6 शहर है जो आपके इसमें हैं। अब इसमें आपसे एक क्वेश्चन और कौन सा पूछा जा सकता है कि आपका वित्तीय प्रावधान, इसमें वित्तीय प्रावधान है वो किस प्रकार से है? वित्तीय प्रावधान, तो वित्तीय प्रावधान है कि सामान्यतः तो 50% है वो केंद्र सरकार, ठीक है, और 30% है वो राज्य सरकार, और 20% है वो नगर निकाय। ये तो क्या है? सामान्य स्थिति में है। सामान्य स्थिति में क्या हो गया कि 50% केंद्र सरकार, 30% है वो राज्य सरकार और 20% है नगर निकाय। लेकिन अगर 10 लाख से अधिक जनसंख्या है, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर होंगे ना, वहाँ पे क्या होएगा इसमें कि 33.33% है वो तो केंद्र सरकार, 33.33% है वो ही होएगा राज्य सरकार, वो कौन सा होगा? राज्य सरकार, और 33.33% है वो कौन है? नगर निकाय, ठीक है। और नगर निकाय अपने राजस्थान में देख ले तो वो कौन से होंगे? राजस्थान में हमारे 3 ही शहर है, 3 कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर और कोटा। तो जो ये कोटा, तो इसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो शहर आते हैं उसमें वित्तीय प्रावधान की बात करें तो हमारे राजस्थान के तो 3 ही शहर आएंगे, जयपुर, जोधपुर और कोटा। अब आपसे ये इंपॉर्टेंट बनता है, वित्तीय प्रावधान पूछा जा सकता है। सामान्यतः क्या है? 50% केंद्र सरकार देगी, 30% राज्य सरकार देगी और 20% आपका नगर निकाय देगा, ठीक है। अगर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में देख ले तो 33.33% केंद्र सरकार का, 33.33 राज्य सरकार का और 33.33 नगर निकाय का। और हमारे राजस्थान के 3 शहर आते हैं, कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर और कोटा। तो आपके लिए ये अमृत मिशन योजना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। इसमें क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं कि इसका जो फुल नाम है वो अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन होगा। लागू कब हुई? 25 जून 2015 को, ठीक है। इसका कार्य कौन कौन से होते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य है घरों को पाइपलाइन द्वारा जलापूर्ति करवाना, सीवर कनेक्शन उपलब्ध करवाना, पुराने जल निकायों उनकी मरम्मत करना, प्रभावी बाढ़ जल निकासी प्रणाली का निर्माण करना, पार्क एवं खुली जगह होती है वहाँ पे पौधारोपण करना, इंटरनेट तथा वाईफाई सुविधाएं प्राप्त कराना। और जो इसके अगर ये पूछ ले कि बजट कितना निर्धारित किया गया, 50,000 करोड़ किया गया, ठीक है। और 500 शहरों में भारत की बात करें तो 500 शहरों में लागू है, भारत के 500 शहरों में, राजस्थान के 29 शहरों में। और राजस्थान के 29 शहरों में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने शहर है? 28 शहर है। 1 लाख से कम जनसंख्या वाला ओनली एक शहर है, वो कौन सा है? झालावाड़ है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि 28 शहर कौन कौन से, आपसे ये पूछा जा सकता है झालावाड़। जिला मुख्यालय है तो जिला मुख्यालय पे कितने आते हैं वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको जो अन्य बिना जिला मुख्यालय शहर है वो पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से?
हिंडौन सिटी, किशनगढ़, सुजानगढ़, ब्यावर, भिवाड़ी और गंगापुर सिटी। वित्तीय प्रावधान पूछा जा सकता है 50% केंद्र सरकार, 50% राज्य सरकार और 20% नगर निकाय। ठीक है, तो ये आपकी थी अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन। ठीक है, जो मैंने आपको पूरी डिटेल से बता दिया है। अभी अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई है तो आप नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोरायराजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था। यानी जो मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोरायराजन 1951 का मुकदमा था, उस मुकदमे के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार में संशोधन हुआ था। विधि के समक्ष समानता का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार और विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। किस में संशोधन हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार में है वो संशोधन हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये देखिए, एक योजना और आ गई। हृदय योजना का शुभारंभ कब हुआ था? हृदय योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 3 दिसंबर 2005, 21 जनवरी 2015, 25 जून 2015 और 1 अक्टूबर 2021। तो आपको पता होगा कि अभी हमने बात की कि हमारी अमृत योजना का शुभारंभ है। अमृत योजना का शुभारंभ वो कब हुआ? वो हुआ था 25 जून 2015 को, 25 जून 2015 को। दूसरा हमने पढ़ा था कि आपकी जो अमृत योजना 2.0 है, अमृत योजना 2.0 है, उसका कब हुआ था? 1 अक्टूबर 2021 को। तो इसमें 21 जनवरी 2015 है, ये क्या है? हृदय योजना का शुभारंभ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आपको 3 चीजें याद रखें। 3 कौन सी? हृदय योजना की बात करें तो हृदय योजना का जो शुभारंभ है वो होगा आपका 21 जनवरी 2015। अमृत योजना का अगर शुभारंभ पूछ ले तो वो होगा 25 जून 2015। अमृत मिशन योजना 2.0 का 2.01 का पूछ ले तो ये आपका कौन सा होएगा? 1 अक्टूबर 2021। ये तीनों ही आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने वाली योजनाएं हैं। अब हम हृदय योजना के बारे में डिटेल से देख लेते हैं। आज हम 2 योजनाएं करेंगे, एक तो अमृत योजना हमने कर ली है, एक हृदय योजना पूरे डिटेल से करेंगे, ताकि कल को अगर एग्जाम में आए तो आपका एक भी क्वेश्चन है वो गलत ना हो। साथ में ही मैं आपको हृदय योजना और जो ये आपकी अमृत योजना है दोनों के शॉर्ट नोट्स है टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगी। ठीक है, जिससे आप इनका रिविजन भी कर सकते हैं। अब हम देखें हृदय योजना, तो हृदय योजना का अगर नाम देखें तो नाम क्या है? राष्ट्रीय विरासती शहर, राष्ट्रीय विरासती शहर विकास एवं संवर्धन योजना। तो आपके हृदय योजना का नाम क्या है? राष्ट्रीय विरासती शहर विकास एवं संवर्धन योजना। अगर इसके शुभारंभ की बात करें तो इसका शुभारंभ 21 जनवरी 2015। और इसकी अगर अवधि पूछी जाए तो इसकी अवधि कितनी थी? इसकी अवधि थी, अब ये योजना नहीं है, इसकी अवधि थी 31 मार्च 2019 तक, 31 मार्च 2019 तक। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। इसका फुल नाम क्या है, इसका शुभारंभ कब हुआ और इसकी अवधि है वो कितनी थी? 31 मार्च 2019 तक इसकी अवधि थी। अब हम इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। थोड़ा और क्या देखते हैं कि अगर ये पूछ ले कि ये वित्त पोषित है यानी किसके द्वारा चलाई गई योजना थी, तो ये 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना थी, केंद्र सरकार के द्वारा, 100% केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, अगर इसका मंत्रालय आपसे पूछा जाए कि मंत्रालय कौन सा है, तो मंत्रालय है शहरी विकास मंत्रालय। तो ये आपका इसका मंत्रालय हो गया। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसके तहत कितने शहरों का चयन हुआ है, तो इसके तहत 12 शहरों का चयन हुआ है। 12 शहरों का चयन हुआ है। पूरे हमारे देश में कितने शहर है? 12 शहरों का इसमें चयन हुआ है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कितने शहर, मतलब कौन कौन से शहर, आपसे ये पूछा जा सकता है कितने शहरों का जो है इसमें चयन हुआ है, तो 12 शहरों के, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन 12 कौन कौन से, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, आपसे ये जरूर पूछा जा सकता है कि राजस्थान का इसमें कौन सा शहर है वो चयन हुआ है। एक बार मैं इन 12 शहरों के नाम बता देती हूँ आपको, फिर लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको जानने की इच्छा हो तो वो बता देती हूँ। जैसे अजमेर, वेलंकनी, कांचीपुरम, अमृतसर, वारंगल, बादामी,
अमरावती, गया, पुरी, वाराणसी, मथुरा और द्वारका। तो आपने इसमें से देख लिया होगा कि हमारा राजस्थान का ओनली अजमेर शहर है इसमें चयनित है, अजमेर शहर। तो ये आपसे इम्पोर्टेंट बन सकता है कि हमारा हृदय योजना के अंतर्गत है कौन सा शहर आता है, तो आपका कितना आता है, अजमेर शहर आता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में देखें कि इसका उद्देश्य क्या है, इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य वो है कि सांस्कृतिक विरासतों को, यानी सांस्कृतिक विरासतों को संरक्षित करना, सांस्कृतिक विरासतों को संरक्षित करना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, अगर इसमें देखें तो ये शहरों में क्या क्या करेगी, जैसे शहरों में कोई विरासत है, जैसे धार्मिक कोई विरासत, सांस्कृतिक या पर्यटन संपत्तियों के आसपास शहरी बुनियादी ढांचे को विकसित करना। कैसे, जैसे कोई स्वच्छता से हो गया, जल आपूर्ति से हो गया, ठीक है, जल निकासी से हो गया, अपशिष्ट प्रबंधन से हो गया, फुटपाथ जो स्ट्रीट लाइटें हैं, पर्यटन सुविधाएं, ये जो सारी सुविधा ये देखेगी। तो ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, हृदय योजना हो गई। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि आपकी हृदय योजना है उसका फुल नाम क्या है, राष्ट्रीय विरासती शहर विकास एवं संवर्धन योजना। और इसका अगर ये पूछा जाए शुभारंभ 21 जनवरी 2015 को इसका शुभारंभ हुआ। अगर आपसे ये पूछ ले इसकी अवधि कितनी है, तो 31 मार्च 2019 है ये इसकी अवधि है। ठीक है, और हृदय योजना शुभारंभ 21 जनवरी 2015। अमृत जो आपकी योजना है 25 जून 2015। और अमृत जो आपका मिशन योजना 2.01 है वो कितने है, 1 अक्टूबर 2021। आगे हम बात करें तो ये जो आपकी हृदय योजना है ये 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। अगर ये मंत्रालय पूछ ले कौन सा मंत्रालय है, तो शहरी विकास मंत्रालय। कितने शहरों का चयन किया गया है, 12 शहरों का चयन किया गया है, जिसमें से ओनली अजमेर ही हमारा राजस्थान का एक शहर है वो इसमें चयनित है। अगर इसके उद्देश्य पूछ ले तो उद्देश्य वही होगा कि सांस्कृतिक विरासतों का संरक्षण करना या उनको पुनर्जीवित करना, जिसमें ये क्या क्या करेगा, स्वच्छता, जल आपूर्ति हो गई, जल निकासी हो गई, अपशिष्ट प्रबंधन हो गया, स्ट्रीट लाइटें होंगी, पर्यटन की जो सुविधाएं हैं वो आदि ये करेगा। तो ये आपकी कौन सी थी, हृदय योजना थी, जो मैंने पूरी आपको डिटेल से समझा दी है। और मैं हृदय योजना और आपकी जो अमृत योजना है दोनों को टेलीग्राम पे डाल दूंगी, जिससे आप इसको अच्छे से याद कर सकती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अमृत मिशन योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा चलाई गई थी। हाँ, ये जो मैंने एक आपको अमृत मिशन योजना उसमें आपको मंत्रालय नहीं बताया था, तो आयुष मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आईटी मंत्रालय, आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय है वो अमृत मिशन योजना जो आपकी चलाई जाती है वो इस मंत्रालय आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा चलाई जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नगरपालिका के आंतरिक राजस्व में शामिल है। आंतरिक राजस्व में क्या क्या शामिल है, नगरपालिका द्वारा उद्गृहित कर, हाँ ये शामिल है, उपयोगकर्ता प्रभार ये भी शामिल है, जुर्माना में फीस ये भी शामिल है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी ये तीनों के तीनों ही शामिल है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बाध्यकारी करों का नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा में वर्णन है। बाध्यकारी करों का धारा 102, धारा 106, धारा 121 और धारा 17। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा 102 है वो बाध्यकारी कर है उसमें दिए हुए हैं। तो हम देख लेते हैं कि धारा 102 है वो क्या बोलती है। तो आपके जो धारा 102 है उसमें बताया गया है कि जो व्यापार हो गया, व्यापार, आजीविका और नियोजन, आजीविका नियोजन इन पे है वो कर होगा। दूसरा क्या है, दूसरा है सड़कों पे, पुलों पे, आपके टोल टैक्स पे, घाटों पे, इन पे भी आपका जो कर है वो लगेगा। और कौन कौन से जो ऐसे व्यवसाय जो उद्योग और पर्यावरण को दूषित करते हो, यानी उद्योग हो गया, यानी ऐसे उद्योग जो कि आपके पर्यावरण प्रदूषण करते हो तो उन पे भी है वो प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए कर लगाया जाएगा। और क्या है, सार्वजनिक स्थान या निजी भूमि है या भवन है जो उन पे जो विज्ञापन कर होते हैं आपके, भी विज्ञापन कर भी लगेंगे। ठीक है, विज्ञापन कर भी लगेंगे। और अगर कोई अन्य किसी भारत के संविधान के अधीन अधिरोपित करने के लिए राज्य सरकार को शक्ति है, यानी राज्य सरकार को शक्ति है कि वो और भी कर है वो लगा सकती है। लेकिन अगर नगरपालिका कोई मतलब अनुरोध करे राज्य सरकार से, तो राज्य सरकार है वो राजपत्र पर
राजपत्र पर प्रकाशित कर देगी मतलब नगर पालिका के लिए कि किसी भी जो नगर पालिका को कोई भी कर होता है तो उस कर में वो कमी कर सकती है, ठीक है, उस कर को बंद भी कर सकती है और उस कर मतलब उस कर को और कर को भी वो ला सकती है, कमी कर सकती है और उस कर को बंद कर सकती है। तो ये है वो राज्य सरकार है राजपत्र में प्रकाशित करके है नगर पालिका को शक्ति दे सकती है। तो बाध्यकारी नगर पालिका के जो बाध्यकारी कर है वो कौन कौन से होंगे, जैसे व्यापार आजीविका नियोजन पर, सड़कों पुलों घाटों टोल टैक्स पर, और जो उद्योग जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं तो उन पे भी कर जो प्रदूषण नियंत्रण के लिए तो कर लगा सकती है। कोई भवन हो गया, सरकारी निजी भूमि वाला हो गया, तो वहां पर जो विज्ञापन होते हैं वो विज्ञापन कर भी लगा सकती है। और राज्य सरकार है वो राजपत्र में प्रकाशित करके है वो नगर पालिका को कह सकती है कि वो करों में कमी कर सकती है, उन्हें बंद कर सकती है। तो ये आपके धारा 102 में दिया हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन कि भूखंड के उप विभाजन या उस पर निजी मार्ग बनाने की जो मंजूरी है वो प्रदान की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? राज्य सरकार द्वारा, जिला कलेक्टर के द्वारा, नगर पालिका द्वारा और निदेशक स्थानीय निकाय के द्वारा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नगर पालिका के द्वारा किया जाता है। और भूखंड के उपविभाजन या उस पर निजी मार्ग बनाने की जो मंजूरी है ये आपके किस में आती है? धारा 102 में आती है। मैंने पहले भी इसके बारे में धारा 102 आपको अच्छे से समझाई है। तो ये जो नगर पालिका द्वारा जो मंजूरी है वो प्रदान की जाएगी और ये किस में दिया हुआ है? धारा 102 में दिया हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि धारा 202 में उल्लेखित प्रभावित जल निकास व्यवस्था के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल निकास के समुचित व्यवस्था न होने तक भवन को अधिभोग में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यानी जब तक उसमें जल निकास की समुचित व्यवस्था नहीं की जाए तो उस भवन को यूज में नहीं लिया जा सकता और ना ही इसकी अनुमति दी जा सकती है। अगर इस अनुमति का उल्लंघन करते हैं तो उस पर जुर्माना लगेगा। दूसरे में क्या है कि उल्लंघन की दशा में 2000 से 5000 तक का जुर्माना आरोपित किया जाएगा। यहाँ ये भी बिल्कुल सही बात है, अगर आपको उसको यूज लेने की यानी अधिभोग करने की अनुमति नहीं मिली है फिर भी आप उसका यूज करते हैं तो आपको 2000 से 5000 रुपये का जुर्माना लगेगा। तो आपका कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए। ये मैंने आपको 25 क्वेश्चन करवा दिए हैं। आपको क्लास कैसी लगी है आप कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो आप लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।